हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके प्रमुख अंग यूएनओ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम ट्रिक्स के द्वारा भी इस वीडियो को देखेंगे और साथ में समझेंगे भी। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय और इसको बनाने का उद्देश्य जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी ये जो स्थापना संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद आप ट्रिक से रख सकते हो कि 2 अक्टूबर तो बहुत कॉमन सा है, आपको पता ही होगा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो यहाँ पे संयुक्त आपने इसके साथ संयुक्त कर लिया 4, तो बन गया आपके पास 24। तो इस तरह से क्या हो गया, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त 2 के साथ 4 को संयुक्त किया, तो इसलिए 24 अक्टूबर को क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, हमारी आज़ादी से 2 साल पहले। 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो उससे 2 साल पहले ही इस संगठन की स्थापना की गई थी। 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो ताकि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए 1945 में जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो उनका विचार था कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। याद रखना, एक न्यू बना हुआ था, न्यू मतलब बहुत नया बना हुआ था न्यू, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि न्यू बना था। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ क्या है? यूएनओ न्यू बना है और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऐसे याद रख लो। तो इसके मूल सदस्य थे 51, मतलब यूएनओ चार्टर पर सबसे पहले 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था। बाद में इसके साथ और देश भी जुड़ते रहे, अब इसमें 193 टोटल देश हो गए हैं। अंतिम सदस्य देश दक्षिण सूडान जुड़ा था इसके साथ, जो 2011 में जुड़ा था। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास अब हम पढ़ेंगे कि इसको बनाने के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र से पहले राष्ट्र संघ हुआ करता था, जिसे कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। इसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है राष्ट्र संघ को। और ये प्रथम विश्व युद्ध 1919 में जो खत्म हुआ था 1918 में, उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। कब हुई थी वर्साई की संधि? 1919 में। वर्साई एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे संधि हुई, इसलिए इसको वर्साई की संधि कहा जाता है। तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया। तो इसलिए क्या हुआ कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ को हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पे क्या आया? संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। क्योंकि राष्ट्र संघ बनाया गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, लेकिन राष्ट्र संघ का इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो यह थी कि राष्ट्र संघ में हिस्सा लेने के लिए, मतलब इसका सदस्य देश बनने के लिए, किसी भी राष्ट्र को अपने पार्लियामेंट से बिल पास कराना पड़ता था कि हम राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वुड्रो विल्सन, 1919 के टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, तो उन्होंने ही राष्ट्र संघ बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन वो खुद ही अमेरिका को लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं बना पाए थे, क्योंकि पार्लियामेंट में लीग ऑफ नेशन का हिस्सा बनने के लिए बिल पास नहीं हो पाया था। इसलिए लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इसके सदस्य देश भी बहुत कम थे और यह द्वितीय विश्व युद्ध को होने से भी नहीं रोक पाया था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब भी ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस और बाल्टिक देश पर भी कब्जा किया और रूस पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये राष्ट्र संघ कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसलिए राष्ट्र संघ को हटा दिया गया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।
26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र 4 दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। याद रखनी है कि इसके मूल देश कितने थे, 51, क्योंकि यहाँ पे तो 50 लिखा हुआ है, आप सोचोगे, लेकिन 50+1, क्योंकि पोलैंड एक देश था जिसने बाद में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि वह 26 जून 1945 को हस्ताक्षर करने के लिए सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाया था और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ गया। देखिए 26 जून को हस्ताक्षर हुए हैं और 24 अक्टूबर को फिर 1945 में ही ये अस्तित्व में आ गया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जो 1919 के टाइम में वर्साई की संधि के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उस टाइम भी विचार अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का था और जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और लीग ऑफ नेशन को हटाया गया तो यह विचार भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति का था और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो संयुक्त राष्ट्र का नाम रखा है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यहाँ उनकी फोटो दी गई है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, और 2 मुख्य आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखना है कि जो 2 मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा जो 6 भाषाएं हैं जिनमें वहाँ के उनके जो घोषणा पत्र हैं वो रिटन वर्क है किया जाता है, वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बाकी कौन कौन सी हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये 6, और कौन कौन सी है या कौन कौन सी इसमें से आधिकारिक लैंग्वेज नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है फास्ट रेसर्स। अब मान लो कि ये 6 लैंग्वेज हैं, बहुत ही फास्ट रेसर हैं, रेसर मतलब रेस लगाती हैं बहुत ही फास्ट, इसलिए तो यूएनओ पहुंच गई। बाकी देश में इतनी सारी भाषाएं हैं लेकिन सब भाषाओं को दर्जा नहीं मिला आधिकारिक भाषा का इतने बड़े संघ में, लेकिन इन 6 भाषाओं को मिल गया क्योंकि क्या थी, फास्ट रेसर। अब देखिए एफ से बन गया फ्रेंच, आर से बन गया रशियन, और ए से बन गया अरबी, सी से बन गया आपका चीनी, और ई से बन गया इंग्लिश लैंग्वेज, और आर से रशियन, ये तो हमने कर लिया, और एस से बन गया स्पेनिश। इस तरह से ये 6 भाषाएं आपको याद हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा। ये यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र का झंडा। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया, और आप याद रख लो कि 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तभी यूएनओ का फ्लैग भी आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया था। यूएनओ की स्थापना तो ऐसे 1945 में हो गई थी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके 2 साल बाद 1947 में इसके ध्वज को मान्यता मिली है। इस ध्वज में हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र जैसा कि उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है को दर्शाया गया है, जो जैतून की शाखाओं के हार द्वारा घिरा है। जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक है। यहाँ पे जैतून की शाखाएं दी हैं, आप देख सकते हो, और बीच में पृथ्वी का मानचित्र दिया गया है जो कि उत्तरी ध्रुव से मतलब नॉर्थ पोल से आपको दिखाई देता है। और ये जो जैतून की शाखाएं भी क्वेश्चन बनता है किसकी प्रतीक हैं, तो ये प्रतीक हैं शांति की। क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हेडेड बाय ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट। ये जो यूएनओ का फ्लैग है इसको क्रिएट किया था एक ग्रुप ऑफ पीपल ने, जिसको हेड किया था, जिसका जो हेड था वो था ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट। और इसको याद रख लो कि जैसे ओलिवर लीव्स हैं, यहाँ पे जैतून को ओलिवर बोला जाता है, ओलिव बोला जाता है, तो ओलिवर है, तो उसी से याद रख लो कि इसके जो क्रिएट करने वाला लोग हैं उनका जो हेड था वो भी कौन था, ओलिवर ही था, ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट। अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। 6 प्रमुख अंग हैं जो कि है महासभा जिसको कहा जाता है जनरल असेंबली, उसके बाद है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, और उसके बाद सचिवालय सेक्रेटरीट। और इसके कितने अंग हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब आप सोचोगे कि हम इतने सारे नाम 6 नाम याद कैसे रखें,
तो इनको याद रखने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इनके नाम ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के पहले अंग के बारे में, जो है महासभा। देखिए कितनी महासभा, महान सभा है, मतलब ये बहुत ही महा है, ये सभा बहुत ही महान है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका सम प्रतिनिधित्व है। मतलब ये क्या है, ये 6 अंग जो हैं उनमें से एक है और यह केवल एक ही है जो सर्वांगीण संस्था है। सर्वांगीण इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे 193 जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ के जो सदस्य हैं वो इसके भी सदस्य होंगे ही। याद रखनी है, जो यूएनओ के सदस्य हैं वो इसके जो पहला अंग है महासभा उसके भी सदस्य अवश्य ही होंगे। तो इसके सदस्य भी कितने हैं, जितने यूएनओ के हैं 193। और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी पार्लियामेंट की तरह बिल वगैरह पास होते हैं और ये विश्व की एक लघु संसद इसको कहा जाता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे वोटिंग रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा है कितने फेवर में है, कितने फेवर में नहीं है और कितनों ने वोट नहीं दिया है। इस तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये जो वोटिंग का सिस्टम है इसमें बहुत ही इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो महासभा विशेष आपात अधिवेशन में, विशेष और आपात अधिवेशन में मिलती है। महासभा के विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद या सभा के बहुमत के अनुरोध द्वारा आयोजित की जा सकती है। याद रखनी है कि जो महासभा का अधिवेशन है वो सितंबर माह में आयोजित होता है। किस महीने में होता है महासभा का अधिवेशन? सितंबर। याद रखनी है महासभा का अधिवेशन कब होता है? सितंबर मंथ में। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति और 7 उपसभापति चुनती है। मतलब हर साल जब सितंबर माह में अधिवेशन होगा तो एक नया सभापति चुना जाएगा और 7 उपसभापति चुने जाएंगे। ये तो हो गया जो कि नॉर्मली इसकी जो बैठक होती है सितंबर में। लेकिन अगर विशेष और आपात अधिवेशन होना है, विशेष परिस्थिति में बैठक बुलानी है, तो वो होता है सुरक्षा परिषद, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। जो इसका एक और अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, उसके बुलाने पर या सभा के बहुमत के अनुरोध पर। याद रखना कि जो महासभा कार्य करती है इसमें हेल्प लेती है सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सुझाव लेती है। अब हम देखेंगे कि जो हमने संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग पढ़ा महासभा, उसमें निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं। तो इसमें चाहिए होता है 2/3 बहुमत। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति सुरक्षा के लिए सिफारिश, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के सदस्यों का चुनाव करना, आर्थिक निर्णय, सदस्यों के प्रवेश निष्कासन आदि के निर्णय 2/3 बहुमत के अनुसार ही होते हैं। और जो बाकी के कॉमन, जैसे अगर कोई बात है उसके लिए साधारण बहुमत, मान लो एक साइड 50 वोट पड़े हैं और एक साइड, सॉरी कोई और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 50 तो हो नहीं सकते क्योंकि देश तो टोटल सदस्य देश कितने हैं 193। अब मान लो कि कोई साधारण बात के लिए बहुमत चाहिए। अब नॉर्मली सा बहुमत है, अगर एक साइड मान लो 95 वोट पड़ रहे हैं और एक साइड 98 वोट पड़ रहे हैं और टोटल देश कितने हैं हमारे 193 इसके सदस्य देश जो हैं यूएनओ के। तो यहाँ पे देखिए साधारण सा बहुमत पड़ रहा है, ज्यादा मतलब ज्यादा वोट का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस साइड वोट ज्यादा पड़ रहे हैं तो वही निर्णय मान्य होगा। महासभा की पहली बैठक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में आयोजित हुई थी। यूएनओ चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन जो महासभा की पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी लंदन में, वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं विजया लक्ष्मी पंडित एकमात्र भारतीय निर्वाचित हुई हैं। याद रखने की एक भारतीय महिला है और ये एकमात्र ऐसी भारतीय हैं ये महिला कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कि इन्होंने विजय पाली, ऐसे याद रख लो कि इन्होंने विजय पाली, विजया नाम है ना क्योंकि इनका, तो इन्होंने विजय पाली और ये यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बन गई। फिर आते हैं हम यूएनओ के दूसरे अंग जो कि है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल पर। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। याद रखना इसके टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें से
10 होते हैं अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। कौन कौन है जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये क्या है? ये सारी कंट्रीज जो हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये यहाँ पे इनके फ्लैग भी दिए हुए हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और इन सदस्यों के पास होता है वीटो पावर। ये बहुत ही पावरफुल जो अधिकार है वीटो। याद रखना कि वीटो बहुत ही पावरफुल एक जो अधिकार है, ये होता है इन 5 स्थायी सदस्यों के पास ही। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुलिसमैन की तरह पूरी दुनिया की रक्षा करती है। ये ऐसी कोशिश रखती है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 में से 5 सदस्य चुने जाते हैं और यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। आप यहाँ फ्लैग से याद रख सकते हो कि कौन कौन से देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। तो ये वाला हो गया आपका चाइना का फ्लैग, ये यूएसए का फ्लैग, और रशिया, और ये फ्रांस का, और यूनाइटेड किंगडम का। तो ये सारे क्या हैं? ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। मैप में भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। तो ये यूएसए हो गया, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यहाँ पे फ्रांस आ गया आपका, यहाँ पे रशिया, और यहाँ पे चाइना। ये 5 देश क्या हैं? स्थायी सदस्य यूएनओ के, सिक्योरिटी काउंसिल के। और इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? बहुत ही ऐसी पावर है कि इन 5 देश, इनमें से अगर किसी एक देश ने भी वो पावर यूज कर ली तो वो बिल पास नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा वीटो का जो इस्तेमाल किया है वो किया है रशिया ने। कई बार कश्मीर इशू पे भी रशिया वीटो पावर यूज कर चुका है, और भारत के फेवर में रशिया ने वीटो पावर का यूज किया है। हमारे देश इंडिया की भी यही कोशिश रहती है कि उसे भी स्थायी सदस्य यूएनओ में बना लिया जाए, लेकिन चाइना इसमें अड़ंगा अड़ा देता है। चाइना इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि वीटो, अगर इंडिया इसका स्थायी सदस्य बन जाता है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसके पास भी वीटो पावर इंडिया के पास आ जाएगी और इंडिया एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाएगी। जैसे चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन फिर भी चाइना को बाकी के देशों ने कुछ नहीं किया, कुछ मतलब चाइना के ऊपर दबाव नहीं डाला, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर था। पूरी दुनिया के जो देश थे उन्होंने रेजोल्यूशन पावर जैसे पास भी कर लिया कि चाइना ने तिब्बत के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया कि नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी काम गलत नहीं किया है। तो इसलिए बाकी के देश भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तो ये वीटो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो स्थायी सदस्यों के पास ही है सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये स्थायी सदस्य सिर्फ 5 हैं। अब हम रीजन देख लेते हैं कि इंडिया शुड और शुड नॉट बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि इंडिया को संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो हैं कि एक तो फाउंडर मेंबर है प्रियर टू इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता से भी पहले से इंडिया क्या है? यूएनओ का एक परमानेंट मेंबर है, मतलब एक पहले से फाउंडर मेंबर है, क्योंकि एक मूल सदस्य है। तो इसलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को इसमें सदस्यता सिक्योरिटी काउंसिल में भी मिलनी चाहिए। और ये टेररिज्म को भी अपोज करता है, टेररिज्म के आतंकवाद के खिलाफ है। तो इसलिए इंडिया क्लेम कर सकता है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जा सके, क्योंकि यूएनओ का काम भी तो यही है सिक्योरिटी काउंसिल का कि वो दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर सके। तो इसलिए इंडिया भी टेररिज्म के खिलाफ है, यहाँ से आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए इंडिया को बनाया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा। और यूएस एंड सोवियत यूनियन 1955 में क्या किया? ऑफर किया इन्होंने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बाद में मना कर दिया गया कोल्ड वॉर के कारण। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, लोकतंत्र है सबसे बड़ा, और यही तो यूएनओ भी चाहता है कि पूरी दुनिया का लोकतंत्र हो, मतलब तानाशाही ना हो, लोकतंत्र की व्यवस्था हो। तो इसलिए इंडिया में क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया।
तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कंट्री को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा दिया जाए। और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और इंडियाज एक्वायर स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और एक 1998 में क्या हुआ है, मई 1998 में इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गई है 1998 में। और ये हेल्प करती है WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम हेल्प करती रहती है। जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स इंडिया ने बहुत प्रोवाइड किया WHO को, ताकि दुनिया से पोलियो को हटाया जा सके। तो इंडिया के इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि इसको परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन वीक पॉइंट्स क्या हैं कि नॉट साइन द NPT एज वेल एज डेनाइड टू साइन द CTBT इन 1996। और इसके वीक पॉइंट क्या है, इंडिया को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? क्योंकि एक तो इसने NPT पे हस्ताक्षर नहीं किए। NPT है कि जिस भी देश ने NPT पर हस्ताक्षर कर लिए वो देश न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको नहीं रख सकता। और CTBT क्या था कि इसमें जिस देश ने हस्ताक्षर किए वो फिर ना तो हवा में, ना तो जमीन पर, और ना तो पानी में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। तो लेकिन इंडिया ने तो 1998 में कर लिया है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, और इसलिए इंडिया को इसमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है। और खैर इंडिया ने तो जमीन के नीचे किया था न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, और इसलिए इंडिया इसके खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि ना तो हवा में कर सकते, ना तो पानी में कर सकते, ना तो जमीन पर कर सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन इंडिया ने कहाँ किया था? जमीन के अंदर। और चाइना हैविंग विटो पावर, ठीक है, चाइना के पास विटो पावर है, इसलिए वो अपोज कर देता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए। और इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इवन दो गुड पोजिशन इन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी तो ठीक है इंडिया की, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे सही नहीं है। और इंडिया का कंपटीशन भी चला है अदर G4 कंट्रीज से, जैसे कि G4 कंट्रीज में आते हैं इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। कौन कौन सी आती हैं? जापान, ब्राज़ील, जर्मनी और इंडिया। और ये कंट्रीज भी बोलती हैं कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए, मतलब इसमें परमानेंट मेंबरशिप दिलाई जाए। और मिलिट्री पावर बियॉन्ड इंडियन ओशन रीजन इज टू बी टेस्टेड। फर्दर इंडिया हैवी रिलाइज ऑन वेपनरी इम्पोर्ट्स फ्रॉम US एंड रशिया। इंडिया कहाँ से लेता है अपने हथियार? ज़्यादातर US और रसिया से। और इसके अलावा इंडिया सिर्फ 1% बजट ही प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप है जो यूनाइटेड नेशन की। तो बजट वाइज भी इंडिया की बजट बहुत ही कम है, तो इसलिए जो इतना बजट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है यूनाइटेड नेशन को। अब इसको तो काम करने के लिए बजट चाहिए, तो इंडिया इतनी इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। जो थर्ड है इसका अंग वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी, जब UNO की स्थापना हुई थी। और स्टार्टिंग में इसमें 18 सदस्य थे, और बाद में 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। देखिए 1965 में 27 सदस्य कर दिए गए 18 की जगह। और बाद में 1971 में 27 का दोगुना कितना होता है? 54, इसको डबल कर दिया गया। 65 में 27 सदस्य कर दिए गए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, लेकिन बाद में 1971 में इनको भी डबल कर दिया गया और 54 सदस्य कर दिए गए। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, यानी प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। ये 54 है ना टोटल सदस्य, तो इसमें से 18 सदस्य प्रतिवर्ष बदले जाएंगे। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का। एक साल में बैठक इसकी होती है 2 बार, और न्यूयॉर्क में होती है अप्रैल में, और जिनेवा में जुलाई में। जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनेस्को है, यूनिसेफ है। इनकी स्थापना भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ही की गई है। ये श्रम से संबंधित है, ILO लेबर से, जो लेबर की व्यवस्था है पूरी दुनिया में, लेबर की क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड है, ताकि लेबर क्लास जो लोग हैं उनका शोषण वगैरह ना हो, उस तरह से ये ILO काम करता है। और ये फूड प्रोवाइड करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनेस्को है, शिक्षा से संबंधित है। और ये यूनिसेफ है जो फंड वगैरह रिलीज करता है।
तो देखिए यूनेस्को क्लिंग पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। फोर्थ अंक है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र 4 द्वारा 1945 में ही, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, और अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, न्यायालय, एक न्यायालय है, कोर्ट है, और ये क्या है, एक इंटरनेशनल कोर्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे देश, मतलब जो भी देश चाहे वो इसका हिस्सा है या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे न्याय के लिए जा सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड में। और आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, जो कि हमने पढ़ा, अंग्रेजी और फ्रेंच 2 मेन ऑफिशियल लैंग्वेज थी संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी भी वही हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें कितने हैं, मतलब जज कितने हैं, 15 जज होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और उनकी गणपूर्ति संख्या भी कितनी है, 9। गणपूर्ति का अर्थ है कि कम से कम 9 जज बैठे होने चाहिए जब कोई निर्णय सुनाया जाता है। जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वो भी यहाँ न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं पहली बार, वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऐसे याद रख लो कि कोर्ट तक पहुंच गए, इंटरनेशनल कोर्ट तक, इतने नग थे ये, मतलब इतने नगीना टाइप थे ये नगेंद्र, ठीक है। ये ऐसे याद रख लो कि बहुत ही नाग, तो आपको पता है ये नाग क्या होता है, सांप, तो नाग से नगेंद्र, ये नाग कहाँ पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में, और ये पहला मुख्य न्यायाधीश बन गया। तो भारत की ओर से जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो बने थे यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और एकमात्र ऐसी भारतीय हैं। और मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। जैसे 9 जज बैठे हुए हैं ना, और 9 वर्षों के लिए चुने गए हैं। ये 15 जज बैठे हैं वैसे तो, लेकिन 9 कम से कम होने चाहिए वहाँ पे। तो जिस साइड जो बहुमत होगा न्यायाधीशों का, तो वही फाइनल डिसीजन होगा और पुनः अपील नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है। उसके बाद आता है 5वां अंग, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम है वो होता है ट्रस्ट वगैरह प्रोवाइड करना। जैसे कि फंड, मान लो किसी देश को ज़रूरत है, गरीब देश है, या किसी आर्थिक विकास के लिए फंड की ज़रूरत पड़ रही है, तो कुछ देशों का ये समूह है जहाँ पे ये ट्रस्ट है, तो हेल्प करता है लोगों को, कंट्रीज़ को, बाकी की कंट्रीज़ को डेवलप करने में। और नेक्स्ट है अंक सचिवालय, सेक्रेटरीट। जैसा कि सचिवालय का काम होता ही है कि सब कुछ जो ऑफिस वर्क होता है उस तरह से काम को मैनेज करना। तो जो यूएनओ का सचिवालय है, यूएनओ का जो मेन कार्य होता है वो यहीं से चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे पूरी से फाइल वगैरह पूरा ऑफिस है एक किस्म से यूएनओ का। तो यहाँ पे लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली, और उनका कार्यकाल था 1946 से 1953 तक। देखिए 1945 में बना है संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके अगली साल ही वहाँ पे महासचिव सेक्रेटरीट के नियुक्त हुए हैं, और ट्रिगवेली उनका नाम था, और ये नॉर्वे के हैं। इसके अलावा घाना के कोफी आनन 2 बार रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरीट के महासचिव। और दक्षिण कोरिया के बान की मून भी 2 बार रह चुके हैं। आजकल कौन है, एंटोनियो गुटेरस। लेकिन जो एंटोनियो गुटेरस है, वैसे तो उनका कार्यकाल अभी 5 वर्ष पूरे हो जाने थे और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाना था, लेकिन इनको दोबारा चुना जा रहा है। और 2022 में भी इनको दोबारा से, इनको अगले कार्यकाल के लिए चुना जा चुका है, और ये दोबारा से अपना कार्य करेंगे। तो एंटोनियो गुटेरस प्रेजेंट में है, और इनके कार्यकाल भी कितनी बार हो गया, 2 बार। और इसके अलावा कोफी आनन जो घाना के थे, और दक्षिण कोरिया के बान की मून, उनका कार्यकाल भी 2-2 वर्ष का रह चुका है। महासचिव के क्या कार्य होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना, और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। ये होते हैं महासचिव के कार्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।